नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि योजना में एकल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि योजना का शुभारंभ करते हुए प्रथम चरण में 6 जिलों की 484 मातृशक्ति के बैंक खातों में 3 करोड़ 45 लाख से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से पहली किश्त के रूप में ट्रांसफर की गई है। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक की स्वीकृति का भी प्रावधान है, जिसमें 75% ये राशि राज्य सरकार की ओर से और 25% लाभार्थी की ओर से खुद वहन की जाएगी। हमारी बहनों के द्वारा जितने कार्यक्रम होते हैं या जो कार्यक्रम हमारे सरकारी हों गैर सरकारी हों, उन कार्यक्रमों में जब मैं प्रतिभाग करता हूं तो मैं देखता हूं कि एक तो हमारी जो महिलाएं हैं उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हो या इन क्षेत्रों में भी हर जगह अपनी चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा जितने उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जितनी प्रदर्शनी लगाई गई, जितने स्टॉल लगाए गए, उनमें इतने शानदार उनके उत्पाद हैं, उनके द्वारा बनाए गए सामान हैं कि सच में उनको देख के मन प्रसन्न हो जाता है। और उससे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है जब समूह की बहनें कहती हैं कि हम आपको धन्यवाद भी कर रहे हैं कि आपने जो है हमको हर जगह आगे बढ़ने के लिए काम किया है। मैं कहता हूं नहीं, अभी इतने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि हमारी बहनें जो अभी 1,68,000 करीब लखपति दीदी बनी है, एक एक घर की हर एक हमारी बहन जब लखपति दीदी बन जाएगी तब हमें संतोष होगा। हम उसके लिए काम कर रहे हैं और ऊर्जा से भर देती है। अभी मैं समूह की बहनें मिली कोटद्वार में, जब उन्होंने मेरा बिल्कुल ऐसा हौसला बढ़ाया कि आपके कारण से हमको विपणन का भी अवसर मिल रहा है, हमको यहाँ स्टॉल लगाने का अवसर भी मिल रहा है, हमें अनेक जगह पर चाहे प्रगति मैदान हो, सरस मेले हो या अन्य कोई आयोजन हो, सब में हमको अवसर मिल रहा है। और आज हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड हो या हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए अनेक उत्पाद हो, उनकी मांग आज देश दुनिया में बढ़ रही है। और कम साधनों में, कम संसाधनों में, परेशानियों के बाद भी इतनी अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता उनकी, अच्छी पैकेजिंग, साफ सफाई, सच में वो हमारे केवल उन बहनों के समूह की नहीं बल्कि वो हमारे उत्तराखंड की भी पहचान बनती जा रही है कि ये उत्तराखंड का उत्पाद है। इस प्रकार से उनकी पहचान हो रही है। इसलिए अनेक क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम आज हमारी बहनें कर रही हैं। और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द जो बाबा केदार के धाम में निकले थे, वो सामान्य शब्द नहीं थे। उनके शब्द थे, ये दशक 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। तो आज हर क्षेत्र में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जब हमारा नाम आता है, अच्छे कानून बनाना हो, महिला सशक्तिकरण की दिशा में समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक समान कानून महिला सशक्तिकरण के लिए लागू करना हो, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा भी है, महिलाओं का सशक्तिकरण भी है, बच्चों की भी सुरक्षा है, सबके लिए एक समान कानून है। और देश की जो 50% से अधिक आबादी है आज हमारी मातृशक्ति की, उस 50% आबादी का 100% का कोई कानून है तो वो कौन सा कानून है? समान नागरिक संहिता का कानून है। और वो कानून सबसे पहले हमारे राज्य में लागू हुआ है। मैंने इतने ज्यादा विस्तार से कभी भी इस कानून के बारे में किसी के सामने नहीं बोला। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं कि ये महिलाओं को समर्पित कानून है हमारा। और दुनिया के जितने देश हैं, जितने सभ्य देश हैं और जो मुस्लिम देश भी हैं हमारे, जो आज बहुत
अग्रणी देशों की सूची में शामिल है, उन सभी देशों में समान नागरिक संहिता का कानून लागू है। हलाला, इद्दत, कुरूतियां, 3 तलाक, बहुविवाह, इन सब से हमारी बहनों को इस कानून के बाद छुटकारा मिलने वाला है। और कहीं भी इस कानून का उल्लंघन होगा तो उसके लिए भी हमने विशेष व्यवस्था कर दी है। अभी कुरूतियां नहीं चलेंगी। क्या किसी को धर्म के नाम पर महिलाओं के शोषण की खुली छूट दी जा सकती है क्या? दी जानी चाहिए क्या? तो हमने अपनी बहनों के हक में, अपनी मातृशक्ति के हक में ये कानून राज्य के अंदर लागू किया है। बहनों, आज अगर हम इतिहास को भी देखें तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी ने रणभूमि में शौर्य का परिचय दिया, सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा का दीप जलाया, कल्पना चावला जी ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना योगदान देकर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। और आज की नारी खेतों में अन्न उपजाती है, प्रयोगशालाओं में नए आविष्कार करती है, अदालतों में न्याय की आवाज उठाती है और खेल के मैदान में हमारे तिरंगे को शान से आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करती है। नारी शक्ति अब केवल सहभागिता तक सीमित नहीं है, बल्कि नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। वे निर्णय ले रही हैं, दिशा तय कर रही हैं और भविष्य गढ़ने का काम कर रही हैं। चाहे वो चंद्रयान 3 की मिशन की ऐतिहासिक सफलता हो, महिला क्रिकेट का विश्व कप जीतना हो, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास आउट होना हो, या फिर सेना या वायुसेना में अग्रिम पंक्ति में। आपने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो दोनों ही जो महिला पायलट थी हमारी, वही जो है पूरी सब जानकारियां हमको दे रही थी। कैसे कैसे हमारी सेनाएं किस प्रकार का साहस कर रही हैं, किस प्रकार का कर्तव्य कर रही हैं, किस प्रकार वीरता से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे सभी मोर्चों पर आज हमारी मातृशक्ति काम कर रही है। हमारे देश की महिलाओं ने अपने हुनर से प्रत्येक क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी तू नारायणी के साथ मातृशक्ति के कल्याण के लिए और सशक्तिकरण के लिए आज देश में निरंतर काम हो रहा है। देश की आजादी के बाद पहली बार मैं कह सकता हूं कि सभी सरकारों से अधिक काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए शुरू। देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के संबंध में उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक संपन्न हुई है। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों से प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने आदि कैलाश, नाबी डांग और जौलीकांग को हवाई सेवा से जोड़े जाने के लिए कार्ययोजना तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेसधारा से पूर्णागिरी के लिए भी हवाई सेवा जल्द शुरू की जाए। कांग्रेस पर साजिश और नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड की जनता सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से देख और समझ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राजनीति में मर्यादा और निजता की सारी सीमाएं पार कर दी है। कांग्रेस बीजेपी नेताओं और सरकारों को बदनाम करने के लिए लगातार षड्यंत्र रच रही है। मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि ये एक षड्यंत्र के फैले होते ही कांग्रेस दूसरा षड्यंत्र रचने लग जाती है, जिसका उदाहरण कोटद्वार मामला है। ये उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह से देख रही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है। नीचता की जितनी हदें हैं, सारी हदें कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा पार कर ली गई हैं कि किसी भी प्रकार से उत्तराखंड में या देश में भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बदनाम किया जाए, इसके लिए वो लगातार षड्यंत्र रच देते हैं। एक षड्यंत्र फेल हुआ, दूसरा षड्यंत्र रच रहे हैं। कोटद्वार का उदाहरण सबके सामने है कि किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के नेता ने ही किस तरह से वहां पर षड्यंत्र रच करके उत्तराखंड को बदनाम करने की कोशिश की है। इसलिए इसी जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं उनको उत्तराखंड की जनता बहुत भली प्रकार से अच्छी तरह से देख रही है। और इसी कारण चाहे हम 14 की बात करें, चाहे 19 की बात करें, चाहे 17 की बात करें, चाहे 22 की बात करें, चाहे 2024 के
लोकसभा चुनाव की बात करें, उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से नकारा है। 2027 में भी उनके इन षड्यंत्रों को देख करके पूरी तरह से उत्तराखंड की जनता उनको नकारने वाली है। राज्य में जल्द ही ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। ऐसे में यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। वहीं गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान का कहना है कि यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि यात्रियों को परेशानी न हो सके। साथ ही राज्य के तमाम मुद्दों को लेकर भी उन्होंने हॉर्नबिल टीवी से एक खास बातचीत की है। गंगोत्री से भाजपा विधायक सुरेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, जिस तरह से यूसीसी को 1 साल हुआ, किस रूप में आप लोग देख भी रहे हैं और कितना कारगर आप मानते हैं यूसीसी को उत्तराखंड में? देखिए, यूसी से कहीं ना कहीं आम जनमानस को बहुत लाभ मिला है। और आजकल जो मैंने अभी गंगोत्री विधानसभा में जन जन की सरकार जन जन के द्वार जब पहुंचा तो बहुत अच्छा लगा कि लगातार जो है अब जब शादी लोग कर रहे हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन बाकायदा कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं दूरगामी बहुत अच्छा मिलेगा। और जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने पहला प्रदेश पूरे देश के अंदर बनाने में यूसीसी का जो एक जो है दमखम दिखाया, और उसको कई लोगों ने उसमें भ्रांतियां फैलाई, लेकिन आज कहीं ना कहीं आम जनमानस उसका लाभ मिल रहा है। विधायक जी, बजट क्योंकि केंद्र का आ गया है, उत्तराखंड का भी बजट आना बाकी है। क्या चाहते हैं आप, किस तरह का बजट हो उत्तराखंड के लिहाज से कि उत्तराखंड के लोगों को फ़ायदा भी मिले? और क्योंकि पर्यटक नगरी है, यहाँ पर आते हैं, तो धाम भी यहाँ पर है, लोग आते हैं दर्शन के लिए। किस तरह से चाहते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए इस बार? देखिए, सबसे पहले मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वास्तव में उत्तराखंड जो पूरा एक जो है पर्यटन का हब बन सकता है। मैं अपने जनपद उत्तरकाशी की बात करूं, गंगोत्री विधानसभा की बात करूं, तमाम बुग्याल और जहां देश विदेश का सैलानी आता है और उसको अच्छा करने के लिए वहां के लोगों को स्वरोजगार के लिए, चाहे होम स्टे के माध्यम से हो, चाहे गाइड के माध्यम से हो, तो तमाम रोज़गार हम सबको मिलेगा। और पर्यटन एक बहुत दूरगामी परिणाम है उत्तराखंड के लिए कि पर्यटन के क्षेत्र में हम इस बजट में जो है उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा वो रखा गया है, तो उससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को लाभ मिलेगा। और जो हमारे बेरोज़गार हैं, स्वरोजगार के उसमें वो आगे बढ़ेंगे, और जो प्लाइन की बात हम करते हैं वो भी रुकेगा। और पहाड़ों का दृश्य पर्यटन से ही बदल सकता है। पहाड़ों की जो आजीविका है वो पर्यटन पे बहुत जो है हम आगे निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत तमाम रमणीक बुग्याल है, तमाम रमणीक टूर है, जहाँ पर देश विदेश का सैलानी आता है। और जब उत्तराखंड में तमाम हिमालय के उस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में आता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने इस बजट में सबसे बड़ा प्रावधान किया है, तो ये हमारी आशा है। दूसरी आशा जो रेलवे की बात हम कर रहे हैं कि जो रेलवे की रेलवे के लिए जो बजट उन्होंने दिया है, तो उसे उत्तराखंड की आस जगी है कि कहीं ना कहीं इस बजट में हम सबको इसका लाभ मिलेगा। विधायक जी, चारधाम यात्रा की किस तरह से तैयारियां भी चल रही हैं? जल्दी ही चारधाम यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। गंगोत्री क्षेत्र से आप आते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं अभी गतिमान हैं? देखिए, लगातार जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी लगातार चारधाम की यात्रा के लिए लगातार उन्होंने बैठकें शुरू कर दी हैं। जनपद स्तर पर जो हमारे जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा भी बैठक ली गई है, और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि पिछले वर्ष जो धराली में इतनी बड़ी आपदा आई थी, उससे बहुत बड़ी स्थिति बिगड़ी थी, लेकिन उन स्थितियों को सुधारने के लिए जो डेंजर पॉइंट है, हर समय हर साल जो इस पे हम काम करते हैं। और इस समय भी शुरुआती दौर में बीआरओ के साथ बैठकर, ताकि जो हमारा एनएच का मार्ग है उत्तरकाशी से और गंगोत्री तक, उसमें जहाँ जहाँ डेंजर पॉइंट है उनको कैसे सही किया जाए, और उस पर काम शुरू भी हो चुका है। और काफ़ी अच्छा काम जो डामरीकरण का जहाँ जहाँ ऐसे पॉइंट थे उनको सही करने का पूरा प्रयास किया गया, और अच्छी यात्रा चलेगी। लोगों के लिए सुगम रास्ते हो गए हैं, अच्छा रास्ता बन चुका है। और अब मुझे नहीं लग रहा कि इतनी बड़ी दिक्कतें हमको जो है, अब आपदा के समय तो बड़ी दिक्कतें आती है जब अतिवृष्टि हो जाती है, क्योंकि पहाड़ कहीं पे भी दरक सकता है, खतरा तो बना हुआ रहता है। लेकिन इस समय ऐसी स्थिति नहीं है। इस समय लोग जो है हर्षिल गंगोत्री के जो है गंगोत्री तक लोग जा रहे हैं। अभी अच्छी बर्फबारी हुई तो लोग हर्षिल तक जो है अच्छी यात्रा जो है, तमाम पर्यटन जो है वहाँ पे पहुँचा। और हमारे तमाम बुग्यालों में, चाहे दयारा की बात हम करें, चाहे कुछ कल्याण की बात करें, तो तमाम पर्यटक भी घूमने के लिए आए। तो ये बहुत अच्छा लगा कि जो शीतकालीन
यात्रा का माननीय मोदी जी ने जो विजन बनाया था उससे भी कहीं ना कहीं हम सबको लाभ मिला है। शीतकालीन यात्रा का फायदा मान रहे हैं आप कि हो रहा है इस बार धामों में? बिल्कुल, शीतकालीन यात्रा भले दराली के उसमें थोड़ा सा जो है यात्रा पे कुछ ठहराव सा आ गया था, लेकिन इस बार जो शीतकालीन का नज़ारा हमने रैथल के अंदर देखा, दयारा के अंदर देखा, हरसिल के अंदर देखा, सुक्की के अंदर देखा, तो बहुत अच्छी तादाद जो है लोगों की शीतकालीन में आई। तो ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे तीर्थाटन भी आ रहे हैं और पर्यटन भी आ रहे हैं। विधायक जी, 2027 की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि अब इलेक्शन भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, किस तरह के मुद्दे इस बार के हावी हैं क्षेत्र में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर मुकाम के लिए तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी का जो देवतुल्य कार्यकर्ता है वो हमेशा जनता के साथ सक्रिय, और हम सब जितने भी हमारे माननीय विधायक हैं जिन्होंने चुनाव लड़ना है वो सब अपने क्षेत्रों में लगातार निरंतर बने रहते हैं। अभी न्याय पंचायत स्तरों पर जन जन की सरकार, जन जन के द्वार का जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम किया, और उससे कहीं ना कहीं जो हमारे सरकार के द्वारा कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं वो धरातल पर कैसे उतरे, कैसे आम व्यक्ति को उसका लाभ पहुँचे, इसके लिए हम लगातार निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और ये तब होता है कि जब कहीं विधायक क्षेत्र में नहीं है, विधायक कहीं नहीं मिल रहा है, हम आम जनमानस के साथ दिन रात एक सेवा भाव से और सेवक के रूप में हमेशा काम करते थे, तो हमें कहीं दिक्कत नहीं। कभी भी चुनाव हो तो चुनाव के लिए पूरी तैयारी है। जी, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुरेश चौहान जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। नैनीताल से दूर विकास भवन भीमताल में सेफर इंटरनेट डे के उपलक्ष्य में जिला सूचना और विज्ञान केंद्र की ओर से जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने की है। कार्यशाला में अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ने बताया कि युवाओं के लिए इंटरनेट और एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए फरवरी से दूसरे मंगलवार को विश्व स्तर पर सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। देहरादून में अवैध रूप से संचालित बाइक टैक्सी और नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि मोटरसाइकिल स्कीम के तहत रेलवे स्टेशन क्षेत्र में की गई जांच के दौरान 14 से 15 ऐसे चालक पाए गए जिसके लाइसेंस किसी अन्य लोकेशन के लिए जारी किए गए थे, लेकिन वो दूसरी जगह संचालन कर रहे थे जो नियमों के तहत अनुमति योग्य नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि ऐसे सभी चालकों के लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम में ई गवर्नेंस व्यवस्था को लेकर काम लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। निगम अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि वाटर टैक्स से जुड़ा कार्य जल संस्थान की ओर से देखा जाता है, लेकिन नगर निगम में ई गवर्नेंस के तहत ई पोर्टल के जरिए फाइल मूवमेंट की प्रक्रिया पहले से शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। देखिए, वाटर टैक्स का जो होता है वो जल संस्थान द्वारा देखा जाता है, लेकिन जो हमारा ई गवर्नेंस है, जो ई पोर्टल के माध्यम से जो हमारी फाइल मूवमेंट है वो ऑलरेडी पहले शुरू कर दी गई है। धीरे धीरे हम लोगों का प्रयास है कि इसको जो है इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक जो है हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हुए 100% तक हो जाए। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन की ओर से प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर के फीचर की जानकारी आम उपभोक्ताओं को जागरूकता करने के लिए उपभोक्ता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। जिले में करीब 22,000 से ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इस संबंध में अल्मोड़ा डिवीजन के अधिशासी अभियंता ने बताया कि सरकार की ओर से स्मार्ट मीटर तकनीकी उपयोग की जानकारी देना है, साथ ही इससे उपभोक्ता को फायदा भी होगा। स्मार्ट मीटर पखवाड़ा हमने कल से शुरू किया है और यह 15 दिन तक चलेगा पूरे अल्मोड़ा ज़िले में। और इसमें विभिन्न जगहों पर हम लोग इस तरह कैंप लगा के लोगों को स्मार्ट मीटर के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में और उनकी स्पेशलिटी के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि अब ये नया ज़माना है, ज़माना स्मार्ट मीटर का ही है। सब जगह स्मार्ट मीटर लगने हैं, इवन अब ट्रांसफार्मरों पर भी स्मार्ट मीटर लगने हैं, ताकि हमें इसमें फ़ायदा ये है कि
आगे चल के इसमें रीडिंग लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसमें स्वयं ऐप के थ्रू अपने आप बिल बन जाएगा और आपके मोबाइल पर आ जाएगा। बिल देना, बिल बनाना, रीडिंग करना, ये सब झंझट से हम मुक्त हो जाएंगे। और अगर पेमेंट करना है तो वो भी ऑनलाइन अपने मोबाइल से आदमी जमा कर सकता है। चंपावत में नशीली और मन प्रभावी दवाइयों के अवैध कारोबार के खिलाफ जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया है। सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान के निर्देश पर औषधि निरीक्षक हर्षिता के नेतृत्व में लोहाघाट नगर क्षेत्र में कोडीन युक्त कफ सिरप और अन्य मन प्रभावी औषधियों की बिक्री पर रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर हर्षिता ने बताया कि अभियान के दौरान कुल 6 थोक और खुदरा औषधि प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण भी किया गया था। कोडीन कफ सिरप युक्त और मनोप्रभावी औषधियों की बिक्री की रोकथाम के हेतु वैलिड परचेज पे ही दी जाए। साथ ही सर, जैसे कि सभी को पता है कि एंटीबायोटिक्स से AMR बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो सर उसके केस में हम लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं और मेडिकल स्टोर्स को भी सख्त हिदायत दी जा रही है कि कोई भी एंटीबायोटिक्स हो गई या कोई भी मनोप्रभावी औषधियाँ हो गई वो बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं दी जाएंगी। आज हमने लोहाघाट क्षेत्र स्थित 6 मेडिकल स्टोर्स का सर निरीक्षण किया है, जिसमें एक जन औषधि केंद्र भी था, जिसकी सर सूचना ये मिली थी करके कि बिना पर्चे के मेडिसिन बिक्री हैं। लेकिन जब सर हमने जांच शुरू करी तो ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं पाया गया। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग क्षेत्र के रामपुर स्थित जंगल में घास काटने गई महिला की हादसे में मौत हो गई। पैर फिसलने से महिला गहरी खाई में जा गिरी। वहीं सूचना पर पहुंचे एसडीआरएफ ने 2 किलोमीटर की खड़ी पहाड़ी चढ़ाई करके घटनास्थल से शव को बरामद किया है और पुलिस को सुपुर्द भी कर दिया गया है। पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज द्वाराहाट की छात्राओं ने रॉक क्लाइंब के गुर सीखे हैं। स्कूल की प्रधानाचार्य सोनिका नेगी ने बताया कि अल्मोड़ा की पॉइंट एडवेंचर नंदा देवी की टीम की ओर से छात्राओं को पहाड़ी जीवन और पहाड़ की जटिलता को कैसे हिम्मत साहस से सुंदर बनाया जा सकता है, उस पर विशेष फोकस किया गया। सोनिका नेगी ने कहा कि छात्राओं के बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ये कैंप लगाया गया है। लोईवाला के दूधरी क्षेत्र में स्थित स्कूल के पास बदमाशों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व सैनिक देवांश सिंह कन्याल बीमारी से अस्पताल में भर्ती है। उनका घर बंद पड़ा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घर में चोरी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही लोईवाला कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।